नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी ट्रंप की ओर से दिए गए उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल को ईरान पर हमला करने से मैंने रोका है, क्योंकि हमने कहा है कि हम बहुत करीब हैं फैसले के, बहुत करीब हैं समाधान के। ऐसे में अगर इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया जाता है तो ये जो समझौता है, जो बातचीत है, इसमें बाधा आ सकती है। इजराइल हमला क्यों करना चाहता था? ट्रंप के रोकने की वजह क्या है? समझौता क्या हो रहा है? परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के लिए ट्रंप पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अगर ये समझौता नहीं होता है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला होगा और उसका नेतृत्व तो इजराइल करेगा, लेकिन फिलहाल रोक दिया गया है। हमारे साथ सुमित जी मौजूद हैं। सुमित जी, ट्रंप के इस बयान के क्या मायने? देखिए लक्ष्मी, ट्रंप के बयान के आप मायने समझिए तो ये इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि इजराइल और ईरान दोनों अलग अलग पेज पर है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ये ट्रंप का जो बयान है ये उनकी रणनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप एक तरह से ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो ट्रंप पहले, आपने जैसे भी बताया कि ट्रंप पहले बोल चुके हैं कि हमला कर सकते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम इजराइल हमला कर सकता था, मैंने रोक दिया। ये उस रणनीति का हिस्सा है कि ईरान पर प्रेशर बनाया जाए ताकि वो who will blink first, ये वाला मामला यहाँ पर चल रहा है, ताकि जो बातचीत चल रही है, 4-5 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसमें ईरान जो है इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ, मैं अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोग्राम रोक दूंगा। और ये एक प्रेशर बनाने की बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई समझौता होता है, जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि हम लोग काफी करीब हैं, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बातचीत हो रही है। हाँ, कुछ ऐसे प्रतिबंध जो ईरान पर अमेरिका ने लगाए थे, इस समझौते में अमेरिका कह रहा है कि हम उन प्रतिबंधों में से कुछ को हटा भी देंगे अगर आप इस पर सहमत होते हैं कि आप परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएं। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि ईरान किस हद तक जाकर झुकेगा। एक बात यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को याद दिला दें कि ऐसी ही एक डील 2015 में हुई थी जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। उस समय ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो उतना एडवांस नहीं हुआ था, और वो भी यही डील थी कि ईरान अपने एनरिचमेंट को स्लो करेगा, परमाणु बम बनाने की स्टेज पर नहीं पहुंचेगा, और इसके एवज में जो यूएस ने पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि यूएस की पाबंदी का मतलब खाली उसकी पाबंदी नहीं होता है, पूरे उसके जो वेस्टर्न ब्लॉक है सबकी पाबंदियां होती हैं, तो उसको रोक दिया। ये डील हुई थी, लेकिन ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उस डील से अमेरिका को पीछे खींच लिया था। वो डील क्रैश कर गई, क्रैश हो गई। अब हालात थोड़े से बदल चुके हैं। अब ईरान थोड़ा सा और करीब पहुंच चुका है परमाणु बम बनाने की। एक छोटी सी टेक्निकल चीज हम और बता दें कि किसी भी परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, वो 90% तक उसको एनरिच किया जाना चाहिए, तब वो वेपन ग्रेड का यूरेनियम बनता है। ईरान के बारे में जो खबर है वो ये है कि वो 60% तक उसको एनरिच कर चुका है, और उसके पास जितना यूरेनियम है वो उतना है कि 6 परमाणु बम वो बना सकता है। यानी अब ईरान पहले से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है, नंबर 1। नंबर 2, जो वैश्विक परिस्थिति है इस वक्त, वो भी काफी ज्यादा गड्ढमड्ढ में है। एक तरफ से रशिया है जो युद्ध कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका पर प्रेशर बना रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका जाए। ये तो पूरी स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ऐसे में ईरान क्या इतने परमाणु बम बनाने के करीब आकर पीछे हटेगा? क्योंकि परमाणु बम एक तरीके से लक्ष्मी एक सिक्योरिटी की गारंटी भी होती है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे हमने भी देखा है कि जब यूक्रेन के साथ, जब गाजा में, एक और तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमने देखा है कि जब गाजा में इजराइल की भिड़ंत हुई है हमास से, तो सीधा ईरान की ओर से जो है वो सपोर्ट दिया गया, चाहे वो हुती विद्रोही हो, चाहे हमास हो, चाहे लेबनान में हमने देखा हो। तो ये बताता है कि अगर ईरान की तरफ से अगर परमाणु कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाता है तो आने वाले भविष्य में ये जो इस तरीके के संगठन हैं, इनके लिए भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा, और ये बाकी लोगों के लिए, बाकी देशों के लिए, इजराइल के लिए तो खासकर घातक होगा ही। आप इसकी पूरी आप स्थिति को एक बार समझें। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में इसको समझा सकूं अपने दर्शकों को। आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, मिडिल ईस्ट के इलाके को, तो वहां पर क्लियरली ये बात है कि वहां फिलिस्तीन नाम का एक मुल्क हुआ करता था, जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल नाम का मुल्क बना दिया गया आधी से ज्यादा जमीन पर। जो मुस्लिम कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, उनको ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने युद्ध लड़े, 3 अरब इजराइल युद्ध हुए, लेकिन इजराइल का सपोर्ट हमेशा अमेरिका और ब्रिटेन ने किया। इजराइल 3 बार जीता। जो पावर बैलेंस है वहां पर मिडिल ईस्ट में, जो पावर बैलेंस है वो डेफिनेटली इजराइल की तरफ टिल्टेड है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका है। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर, वो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है,
या फिर यूएई है या कतर है, ये लोग इजराइल का विरोध करते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं कौम के नाम पर भी, लेकिन इजराइल से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी इलाके में एक दूसरा मुल्क है ईरान, जो इक्वली पावरफुल, और मुझे लगता है कि इस इलाके में इजराइल के बाद या इजराइल की टक्कर का कोई मुल्क अगर मिलिटरीली है तो वो ईरान है। वो एक मुल्क ऐसा है जो कि इजराइल की आंख से आंख मिलाकर उससे बात करने की कुव्वत रखता है। ईरान अमेरिका का भी दुश्मन है, जब से 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई है तब से अमेरिका उसका दुश्मन बन चुका है। इसीलिए ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए ये जो मिलिशियाएं खड़े किए थे, लेबनान में उसने हिजबुल्लाह को मजबूत किया, यमन में उसने हुतियों को मजबूत किया, सीरिया में उसने असद सरकार को मजबूत करने की कोशिश की, इराक में कई सारे मिलिशिया हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, ये सब शिया मिलिशिया है ज्यादातर, लेकिन हमास सुन्नी था, लेकिन हमास को भी ईरान ने सपोर्ट किया। जो अब हमास और इजराइल में जंग हुई या जिसमें गाजा को लेकर जो जंग हुई, उसमें बाकी मुस्लिम देशों ने, सऊदी अरब या जितने भी मैंने नाम लिए, उन्होंने बातें जरूर की, बट केवल वो लिप सर्विस ही थी, फ्रंट फुट पर आकर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने साथ के साथ मोर्चा खोला, जैसे आप बता रही थी, हुतियों ने मोर्चा खोला, और जब हिजबुल्लाह ने पूरा डेंट सहा, उनके लीडर नसरल्लाह तक की मौत हो गई, तो ईरान सामने आया और उसने इजराइल पर मिसाइल हमला किया, इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की गई। तो यानी यहाँ टक्कर ईरान और इजराइल की है। ऐसे में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये इजराइल को चिंता है और उसके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप का भरोसा कि हम बातचीत कर रहे हैं, ईरान को पीछे हटने के कितने % चांसेस लगते हैं? जैसा कि आपने बताया कि 60% अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया है, 30% की अगर गुंजाइश है, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी हद पर जाकर वो उससे बैकफुट पर आ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए आज की डेट में आप देखिए तो ईरान के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और पावरफुल दुश्मन है, और ईरान के अलाइज भी अब मजबूत है। रशिया के साथ ईरान का बहुत अच्छा गठबंधन है। रशिया यूक्रेन युद्ध में ईरान अपने कई सारे ड्रोन्स रशिया को दे चुका है। इवन रशिया में उसने अपने शाहिद ड्रोन्स की फैक्ट्री बना दी है, और रशिया आज की डेट में डेली 100 से ज्यादा शाहिद ड्रोन्स प्रोड्यूस करते हुए यूक्रेन पर हमला कर रहा है उनसे। तो अब ईरान उतना कमजोर ईरान नहीं रहा है, पहली बात यह है। दूसरी बात, न्यूक्लियर वेपन एक तरह से सुरक्षा की गारंटी है। यूक्रेन के पास भी जब यूएसएसआर टूटा था तब न्यूक्लियर वेपन थे, लेकिन उसने डील के तहत वो वेपन सौंप दिए थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो ये बात कही गई कि अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो शायद पुतिन इस लेवल पर हमला नहीं कर पाते। अब ईरान, मुझे लगता है कि अमेरिका पर भरोसा तो दुनिया कोई मुल्क नहीं कर सकता है इस समय। उन्होंने हर जगह धोखा ही दिया अपने एलाइज को, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो या जो भी हो। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ईरान अपने इनरिचमेंट प्रोग्राम को स्लो कर सकता है। ये कह सकता है कि अगर जरूरत पड़ने पर मैं नहीं बनाऊंगा न्यूक्लियर बम, लेकिन मैं पूरी तरीके से उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दे, अपने यूरेनियम को कहीं और किसी मुल्क को सौंप दे, जैसा कि इजराइल डिमांड कर रहा है, वो मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ईरान की ओर से जारी रखा गया और अगर ट्रंप की वो चेतावनी सही साबित होती है कि भाई अगर आपने समझौता नहीं किया तो आपके न्यूक्लियर कार्यक्रम पर हमला होगा और इजराइल करेगा, ऐसी स्थिति में क्या माना जाए कि अब तक जो वॉर इजराइल गाजा में लड़ रहा था या लेबनान में लड़ रहा था, हुती विद्रोहियों से लड़ रहा था, वो सीधा अब फ्रंट फुट पर ईरान के साथ भी शुरू हो जाएगा? हाँ, इजराइल तो चाहता है कि वो ईरान के साथ युद्ध करे, क्योंकि इजराइल चाहता है कि किसी भी तरीके से वो यूएस को इस जंग में ड्रैग करके लेके आए। हाँ। क्योंकि यूएस शामिल होगा तो फिर जंग आर पार की हो जाएगी। तो इजराइल यही चाहता है कि एक बार इजराइल एक ऐसा मुल्क है लक्ष्मी जो जिसका अस्तित्व ही युद्ध पर टिका हुआ है। बिल्कुल सही बात। और वो युद्ध जीतकर ही अगले 10, 5 साल, 20 साल की शांति एस्टेब्लिश करना चाहता है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद भी अपने अस्तित्व को इस तरीके से बनाए रखना, वो युद्ध के जरिए और अपनी पावर के जरिए और अमेरिका के जरिए। तो ऐसे में जाहिर है कि अगर ट्रंप की बात ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका का सपोर्ट तो इजराइल को मिलेगा। शायद इजराइल भी इसी बात के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हाँ, इजराइल तो ये चाह रहा है, लेकिन अमेरिका एक्चुअली में ये नहीं चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए अब ये युद्ध लड़ना ईरान के साथ इतना आसान नहीं होगा जितना आसान अफगानिस्तान को उन्होंने हराया या जितने आसानी से उन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन की फौज को हराया था। ईरान बहुत मुश्किल देश है मिलिटरीली, उसको हराना ऐसा मुमकिन नहीं है। और आज की तारीख में जो वैश्विक समीकरण बने हुए हैं उसमें उसको रशिया का भी साथ है। जिस तरीके से रशिया को यूक्रेन युद्ध में फंसाकर, यूक्रेन की मदद करके रशिया को फंसाया गया है, बहुत बड़ी संभावना है कि रशिया भी फिर ईरान की मदद करके अमेरिका को इस युद्ध में फंसा दे, चाइना फंसा दे। चाइना और रशिया दोनों के साथ ईरान की दोस्ती है, ब्लॉक बहुत मजबूत बना हुआ है। इसीलिए यूएस नहीं चाहता कि वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो ड्रैग किया जाए। वो चाहता है बातचीत से नतीजा निकले, लेकिन इजराइल चाहता है किसी भी तरीके से यूएस को इस जंग में शामिल कराया जाए और एक तरह से ईरान की मिलिट्री पावर को 15-20 साल पीछे ले जाया जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे ईरान और अमेरिका की जो बातचीत है वो कहां पर आकर रुकती है, इजराइल का क्या कदम होता है, इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।